नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11 मई की डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। श्रीलंका में जो वायलेंस हो रहा है इसके ऊपर भारत सरकार ने क्या कहा, इसके बारे में यहां पे बात करेंगे। फिर भाई, स्टेट जो पैसा बोरो कर रहे हैं इसके ऊपर कुछ लिमिट लगाई जा सकती है। देखिए, हर साल शुरुआत में केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों को बताती है कि आप मैक्सिमम कितना पैसा बोरो कर सकते हो। अब जब पैंडेमिक चल रहा था, कोरोना का समय चल रहा था, उस समय कोरोना के टाइम में कुछ ऑफ बजट बोरोइंग्स हुई थी। ऑफ बजट बोरोइंग्स मतलब कि जितना पैसा एक राज्य की सरकार बोरो कर सकती है उससे उसने थोड़ा ज्यादा बोरो किया था। कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स चलाए गए थे ताकि राज्य की सरकार इमीडिएट बेसिस पे पैसा पा सके। और ऑब्वियस सी बात है, वो पैसा फ्री का नहीं था, लौटाना था। तो इस फाइनेंशियल ईयर से, मतलब 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से जो भी 2020-21 में पैसा उठाया है और 21-22 में ऑफ बजट के थ्रू पैसा उठाया राज्य की सरकारों ने, वो चुकाना पड़ेगा। तो 22-23 में जो राज्य की सरकारों की बोरोइंग लिमिट है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस कंटेक्स्ट में जो आर्टिकल है इसको देखेंगे। फिर नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल नाम का ये जो अरेंजमेंट है ये थोड़ा खतरे में है। ये अरेंजमेंट यूके और यूरोपियन यूनियन के बीच में है। क्या प्रॉब्लम यहां पे निकल के आ रही है? क्यों नॉर्दर्न आयरलैंड में यूनाइटेड किंगडम का ही मीट, एग, मेडिसिन जैसी चीज नहीं घुस पा रही? आपको पता होना चाहिए नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम यूके का ही पार्ट है, बट उसके बावजूद यूके से जो चीजें निकल के नॉर्दर्न आयरलैंड में जा रही हैं उनके ऊपर काफी सारे चेक्स किए जा रहे हैं। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को बनाने की बात की गई है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्दर्न के इंडिया के स्ट्राइक कॉर्प्स को मिला के। इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली थिएटराइजेशन ऑफ जो आर्म्ड फोर्सेज है ना, उसी का हिस्सा है ये। और उसके साथ साथ सेडिशन लॉ के रिस्पेक्ट में क्या बताया गया, अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, इसको एनालाइज करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इसको मैं एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इतनी न्यूज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। पोर्टमैंट्यू। पोर्टमैंट्यू मतलब किन्हीं दो चीजों को मिला देना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग है, उस बैग में अंदर दो प्रकार के बैग है, ठीक है ना। वो बैग खोलो तो अंदर आपको दो बैग दिखते हैं, दोनों बैग में इक्वल जगह है, सामान आप रख सकते हो। फिर पोर्टमॉन्ट्यू का मतलब ये होता है कि दो अलग अलग प्रकार के शब्दों को मिला देना। जैसे मोटल, ब्रंच। ब्रंच मतलब ब्रेकफास्ट प्लस लंच। तो मतलब ना ब्रेकफास्ट जितना हल्का है ना लंच जितना हैवी है, कुछ बीच का खा लिया आपने तो ब्रंच हो गया। मतलब दो अलग अलग शब्दों को मिला के एक शब्द बना देना, और उस नए शब्द में दो अलग अलग शब्दों की जो मीनिंग होगी वो होगी आपकी कंबाइंड। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट, तो पॉडकास्ट बना है आईपॉड से और ब्रॉडकास्ट से। तो आईपॉड से आप अपनी बातों लोगों तक पहुंचाने लगो, ब्रॉडकास्ट करने लगो, तो वो क्या हो जाएगा? पॉडकास्ट। वीडियो पे लाइक का बटन दबा देना दोस्तों। चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक दे दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की अपडेट में दे दूंगा, पीडीएफ भी वहां पे अपलोड कर दूंगा। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करें फ्रेंड्स, अगर कर सकते हैं तो। सुपर थैंक्स का ऑप्शन चैनल पे एक्टिव हो गया है। सुपर थैंक्स और ज्वाइन बटन दोनों ही आपको लाइक बटन के आसपास नजर आ जाएगा। इफ यू वांट टू हेल्प यू कैन प्लीज हेल्प बाय क्लिकिंग इट। चलिए, पहली न्यूज, गाइडेड बाय श्रीलंकन पीपल्स इंटरेस्ट। अब श्रीलंका में इतना वायलेंस हो रहा है, कल एक वीडियो बनाई थी, प्रधानमंत्री के घर को जला दिया, बहुत सारे एमपी के घर को जला दिया। एक एमपी की गाड़ी को रोका, उसने बाहर निकल के गोली चलाई, दो लोग की मौत हो गई। वो भाग के बिल्डिंग में छुपा, उसको लगा चारों तरफ से मॉब ने घेर लिया, उसको लगा मरना तो वैसे ही, तो उसने अपने आप को गोली मार ली। तो हालात श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा खराब है। छुपे छुपे घूम रहे हैं रूलिंग पार्टी के मेंबर्स, और कैबिनेट यहाँ पे डिसॉल्व हो चुकी है। किसी नेवल कह सकते हैं एसेट में यहाँ पे महिंदा राजपक्सा को रखा जा रहा है। तो कुल मिला के अब दुनिया भर की कंट्रीज इसके ऊपर कमेंट्री कर रही हैं, मीडिया हाउसेस कवर कर रहे हैं। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या स्टेटमेंट गया? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का बोलना यह है कि हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं, हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं। यहां पे राजपाक्सा फैमिली का नाम नहीं लिया है मोदी सरकार ने। राजपाक्सा फैमिली का नाम अगर मोदी सरकार लेगी, इसका मतलब यह हो जाएगा कि हमारी सरकार श्रीलंका की राजपाक्सा फैमिली के साथ खड़ी हुई है। और इस समय पे राजपाक्सा फैमिली से ओवरऑल चढ़े हुए हैं लोग श्रीलंका के अंदर। तो अगर आप देखो, तो जो हमारी सरकार का स्टेटमेंट गया है टुवर्ड श्रीलंका, वो क्या बोलता है कि इंडियाज एक्शंस विल बी गाइडेड बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द श्रीलंकन पीपल। मतलब हम श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े हैं, हम श्रीलंका को लगातार इकोनॉमिक सपोर्ट देते रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं देंगे मतलब श्रीलंका के लोग डिसाइड करें कि भाई उनको कौन सा लीडर चुनना है। हम उनको इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो वो जो थ्योरी होती है ना, पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके हम, मतलब श्रीलंका के लोगों के अंदर इंडिया के प्रति एक गुडविल को लेके आना, ये हमारा टारगेट है, ना कि वहां की किसी रूलिंग फैमिली को सपोर्ट करना, ये हमारा है। फिर अगर आप देखो तो इंडिया ने लगभग $3.5 बिलियन का सपोर्ट दिया है श्रीलंका को। ओके। फूड मेडिसिन की जो भी शॉर्टेज रही है उसका सपोर्ट दिया है। एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है।
$500 million फ्यूल के लिए दिए हैं। ओके, $400 million का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दिया है। तो बहुत सारी हेल्प ऑलरेडी इंडिया की तरफ से श्रीलंका के पास जा चुकी है, आगे भी हो सकेगा तो हम करते रहेंगे। तमिलनाडु की सरकार ने भी राइस और अदर सप्लाईज के कंसाइनमेंट भेजे हैं, ऑब्वियस सी बात है केंद्र की सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके भेजे हैं। श्रीलंका को एक बेल आउट प्लान मिल जाए वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, इसके लिए इंडिया कोशिश करेगा। आईएमएफ के ऑफिशियल्स ऑलरेडी श्रीलंका के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में श्रीलंका ने बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ स्ट्रगल किया है, इनके यहाँ एक बड़ी सीवियर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आई है, उसको एक्सकर्बेट कर दिया रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ने, जब फूड और फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं। अब चूंकि वायलेंस के चलते टूरिज्म भी इफेक्ट होने वाला है श्रीलंका के अंदर, तो आगे आने वाले समय में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और खराब हो सकती हैं। इंडिया पूरी तरीके से मदद करेगा इकोनॉमिकली कि श्रीलंका की जितनी हेल्प हो सके, ओवरऑल अपनी हद में रहते हुए, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना होते हुए। क्योंकि देखिए, इंडिया अगर यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता है रूलिंग पार्टी को लेके, तो फिर श्रीलंका के लोग नाराज हो जाएंगे कि यार ये इंडिया तो बाहर की कंट्री है, हमारे इंटरनल अफेयर्स में क्यों इंटरफियर कर रही है। इसलिए भारत सरकार ने इकोनॉमिकली और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात की है, कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दिया है। जीएस पेपर 2 इंडिया और नेबरहुड इश्यूज में न्यूज आपको काम आएगी। एक और कंटेक्स्ट में न्यूज रेलेवेंट, तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे श्रीलंकन रिफ्यूजीज पहुंच रहे हैं। अब श्रीलंका के अंदर तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है नहीं, तो बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो श्रीलंका से तमिलनाडु में एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे एक रिफ्यूजी क्राइसिस इंडिया के अंदर आ जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हम ऑलरेडी अपनी आबादी को सस्टेन कर पा रहे हैं मुश्किल से, और रिफ्यूजीज आएंगे तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। तो वो जो रिफ्यूजी क्राइसिस है वो भी एक मेजर मुद्दा बन के यहाँ पे सामने आता है। जीएस पेपर 2 इंडिया और नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई अगली न्यूज है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बीइंग कंपाइल्ड। देखिए, आर्मी क्या कर रही है कि हमारी वेस्टर्न फ्रंट पे जो होल्डिंग फॉर्मेशन है, जिसको आप बोलते हो होल्डिंग कॉर्प्स, और जो नॉर्दर्न फ्रंट पे हमारी स्ट्राइक फॉर्मेशन है, जिसको आप बोलते हो स्ट्राइक कॉर्प्स, इन दोनों को मिला के बना दिया जाएगा इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। देखिए, होल्डिंग कॉर्प्स और स्ट्राइक कॉर्प्स क्या होती है? होल्डिंग कॉर्प्स को कहा जाता है कि हाँ भाई, कोई अटैक होगा तो उस अटैक को ये होल्डिंग कॉर्प्स रोकेगी। स्ट्राइक कॉर्प्स क्या होती है? स्ट्राइक कॉर्प्स वो टुकड़ी होती है जिसको कभी भी ऑर्डर दिया जा सकता है कि हाँ भाई तुम मार्च करो आगे, तुम मूव करो, एनिमी की टेरिटरी में घुसो, हम मारो इसको। ठीक है ना? उसी हिसाब से इनका डिप्लॉयमेंट होता है। तो इन दोनों ही जो कॉर्प्स है, इनको यहां पे मिला के एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाया जा रहा है। ठीक है ना? और उस इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को 3 फैक्टर्स के ऊपर बनाया जा रहा है, 3 T's के ऊपर बनाया जा रहा है। वो 3 T क्या है? थ्रेट, टेरेन और टास्क। तो एक टेरेन यहां पे आइडेंटिफाई की जाएगी, उसमें थ्रेट के लेवल्स का असेसमेंट किया जाएगा, और वहां पे एक इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बना के डिप्लॉय कर दी जाएगी। उसको कुछ पर्टिकुलर टास्क दे दिए जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज दे दिए जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर रिसोर्सेज यहां पे कौन कौन से दिए जाएंगे? तो भाई इन्फेंट्री, एयर डिफेंस जैसी चीजें, आर्टिलरी, आर्मर्ड व्हीकल्स, टैंक वगैरह, बंदूकें वगैरह, मतलब ओवरऑल एक थ्रेट में, ओवरऑल एक टेरेन में, एक जगह में, एक ज्योग्राफी में जिस प्रकार का थ्रेट है, वहां पे क्या क्या करना है, उसके लिए कितने रिसोर्सेज हैं, इन सबको सेंट्रली कंपाइल किया जाएगा और एक पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को दे दिया जाएगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होती हैं, थोड़ी ब्रिगेड साइज होती हैं, एक आर्मी कॉप्स जितनी बड़ी नहीं होती है। आर्मी कॉप्स बहुत बड़ी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। सेल्फ सफिशिएंट कॉम्बैट फॉर्मेशंस होती है, इनको स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है और इनको तुरंत मोबिलाइज किया जा सकता है। 12 से 48 घंटे में इस पूरी की पूरी ब्रिगेड को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाएगा, हेलीकॉप्टरों के थ्रू, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू, जिसके थ्रू भी। और ओवरऑल इनको एक स्पेसिफिक काम दे दिया जाएगा कि आपको ये करना है। जैसे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को ये टास्क दिया जा सकता है कि भाई तुमको सर्जिकल स्ट्राइक करनी है पाकिस्तान के अंदर, तो ये लोग अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेंगे, घुसेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वापस आ जाएंगे। आप कह सकते हो एक होलिस्टिक इंटीग्रेशन है ऑपरेशनल और फंक्शनल एफिशिएंसी का। एक्सपेंडिचर पे यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, खर्चा कम होगा, रिसोर्सेज को यहाँ पे शेयर किया जाएगा, वगैरह वगैरह। जब पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था ना 2001 में, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस को मोबिलाइज किया गया था बॉर्डर पे, लेकिन इस मोबिलाइजेशन में कई हफ्ते लग गए थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स नहीं थी, बड़ी बड़ी आर्मी फॉर्मेशंस थी जिनको मोबिलाइज करने में लगता है समय। तो इसीलिए यहां पे इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के कंसेप्ट को टेस्ट किया जा रहा है। इसको ऑलरेडी आर्मी 9 कॉर्प्स में टेस्ट किया जा चुका है, 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स में टेस्ट किया जा चुका है। थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस में इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स एक मेजर रोल यहां पे प्ले करती है। इसके लिए बहुत सारे कंसल्टेशंस हो चुके हैं पहले, बहुत सारे कंसल्टेशंस हो रहे हैं, सारे के सारे अरेंजमेंट्स को फॉर्मलाइज कर दिया गया है, और फॉर्मलाइजेशन के हिसाब इनको ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। और समय समय पे जैसे हमारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स बदलेंगे, हमारे थ्रेट असेसमेंट के जो एनालिसिस हैं उनके फिगर्स बाहर निकलेंगे, वैसे वैसे ओवरऑल इन इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स को भी बदला जा सकता है। जीएस पेपर 3 डिफेंस में न्यूज आपको काम है।
फिर भाई थ्रिसुर में जो पूरम नाम का फेस्टिवल है, इसको 2 साल बाद मनाया जा रहा है। काफी फेमस फेस्टिवल, आप देख सकते हो बहुत सारे हाथी यहाँ पे सजे हुए से खड़े हैं, उसके ऊपर अम्ब्रेला नजर आ रहे हैं, और भीड़ देखिए, जबरदस्त भीड़ है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि एनुअल फेस्टिवल है पूरम, और ये उन टेम्पल्स में मनाया जाता है जो दुर्गा माता का टेम्पल होता है, काली माता का टेम्पल होता है। तो वालुवनाडु एरिया में इसको मनाया जाता है। आप कह सकते हो नॉर्थ सेंट्रल केरला, पलक्काड़, थ्रिसूर, कन्नूर, कासरगोड, मालापुरम डिस्ट्रिक्ट से आसपास के इलाकों में जो भी दुर्गा और काली माता के टेम्पल है, वहां पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाया जाता है समर हार्वेस्ट के बाद। फायरवर्क्स भी इसमें बहुत सारे होते हैं, और जबरदस्त भीड़ आती है यहाँ पे। जैसे कि थिकिनकाडु मैदान में जबरदस्त तौर पे यहाँ पे भीड़ आई इस पर्टिकुलर त्रिशूर फेस्टिवल के सेलिब्रेशंस को देखने के लिए। ठीक है ना, राइट्स, कस्टम्स, फेस्टिविटीज, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पे। पहले कुदमातम सेरेमनी हुई। ओके। अच्छा, होता क्या है यहाँ पे? एलिफेंट की परेड होती है, ट्रेडिशनल अंसेम्बल्स, बहुत सारी सेरेमनीज, पायरोटेक्निक शोज। जो अलग अलग देवास्वाम बोर्ड्स हैं, वो अपने अलग अलग हाथी यहाँ पे सजा के लाते हैं। आप कह सकते हो कि प्रोसेशन निकलता है डीटी का। ठीक है ना, मतलब आप कह लीजिए भगवान जी का प्रोसेशन निकलता है, 10 अलग अलग टेम्पल से प्रोसेशन निकलेगा, और श्री वदकुनथम टेम्पल में जाएगा। 36 घंटे तक ये फेस्टिविटीज चलती रहती हैं। बहुत सारे स्पेक्टिकल रिचुअल्स और पार्टिसिपेशन होते हैं, जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक यहाँ पे बजाया जाता है। जो एलिफेंट लवर्स है वो भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि आपको अलग अलग प्रकार के मेजेस्टिक एलिफेंट्स दिखेंगे। लगभग 100 कैपेरिसेंट एलिफेंट्स को सिटी में घुमाया जाता है। कैपेरिसेंट एलिफेंट्स मतलब प्रॉपर तरीके से एलिफेंट को सजा के, जैसे यहाँ पे आपको कैपेरिसेंट एलिफेंट नजर आ रहा है, और उसके ऊपर डीटी भगवान जी को रखा गया है। और फिर ये डीटी एक टेम्पल से निकलेगी और एक फाइनल टेम्पल तक जाएगी, अपनी जर्नी कवर करेगी। फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर फेस्टिवल्स में जो अम्ब्रेला यूज की जाते हैं, ये भी एकदम कलरफुल टाइप के अम्ब्रेला हैं। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे ओवरऑल पूरे की पूरे इवेंट को सजाया जाता है। ऑर्नामेंटल अम्ब्रेलास का डिस्प्ले होता है। जबरदस्त कलरफुल इवेंट है ये पूरम का। कैपेरिसेंट, रिचली कैपेरिसेंट सजाए हुए एलिफेंट्स को यहाँ पे कलरफुल पैरासल्स की तरह दिखाया जाता है। मतलब देखने में काफी आई कैची होता है फेस्टिवल। वो एक्चुअली में यहाँ पे जो फोटो है, इसी से देख के आप पता कर सकते हो। और कितनी जबरदस्त यहाँ पे भीड़ आ रही है, ये भी आपको दिख रहा है। तो लोग देखने आते हैं कि कैसे हाथियों को सजाए। लोग कंपैरिजन करते हैं कि देखिए, इस देवास्वम बोर्ड का हाथी अच्छा है, या इस देवास्वम बोर्ड का हाथी अच्छा है, ओवरऑल इसकी प्रिपरेशन अच्छी है। ये सब आप कह सकते हो इस पर्टिकुलर इवेंट में देखने को मिलता है। लोग काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। लोग काफी, आप कह सकते हो पैशनेट रहते हैं इस पर्टिकुलर फेस्टिवल के बारे में। देखिए, इस प्रकार के फेस्टिवल सक्सेसफुल तब होते हैं जब उनमें लोगों का पार्टिसिपेशन तगड़ा हो। अब जब देवास्वम बोर्ड्स को पता है कि इतने लोग आने वाले हैं देखने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो जो प्रिपरेशन रखते हैं ओवरऑल इन फेस्टिवल्स की, अच्छी रखते हैं। जीएस पेपर 1 आर्ट और कल्चर में न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई, नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल अनसस्टेनेबल। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल है क्या। देखिए भाई, बात यह है कि अगर यह है इंग्लैंड, तो इधर है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ऊपर है नॉर्दर्न आयरलैंड। अब ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका है, वो यूके का पार्ट है, यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। अब बीच में यूनाइटेड किंगडम और नॉर्दर्न आयरलैंड के समुंदर है। इस समुंदर का नाम क्या है, सी का नाम क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हुआ यह है कि भाई देखिए, आयरलैंड के अंदर एक बॉर्डर खिंचा हुआ है। ठीक है ना, ये बॉर्डर नॉर्दर्न आयरलैंड को रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग करता है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक अलग कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, और नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। अब प्रॉब्लम यहां तब शुरू हुई जब नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम से अलग हो गया। लेकिन अगर यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से अलग हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई नॉर्दर्न आयरलैंड को भी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग होना पड़ेगा। और नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आइलैंड को आप अलग करोगे, तो फिर से वही पुराना वायलेंस वगैरह लौट के आ सकता है, क्योंकि एक समय पे ये इलाका बड़ा खतरनाक वायलेंस से ग्रस्त था। इसकी हल्की फुल्की, आप कह सकते हो, झलक आपको एक पीकी ब्लाइंडर्स करके शो आता है, उसमें भी देखने को मिलती है। बहरहाल, वो एक अलग चीज है। तो ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का इलाका है, जो कि यूके का पार्ट है, एक नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल के थ्रू ये बोला गया कि ठीक है भाई, अगर कोई गुड नॉर्दर्न आइलैंड में है, तो उसको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जाने के लिए किसी भी प्रकार के पेपर वर्क वगैरह की चेक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई। असल में बात यह थी कि एक बार जब यूनाइटेड किंगडम ने जब यूरोपियन यूनियन को छोड़ा, तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन के अंदर अगर कोई मेडिसिन आनी है, एग आना है, मिल्क आना है, कोई दूसरा फूड आइटम आना है, तो उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स किए जाते थे। अब जब तक यूनाइटेड किंगडम यूरोप का पार्ट था, तब तक इन चेक्स की जरूरत नहीं थी। जैसे ही यूनाइटेड किंगडम यूरोप से अलग हुआ, यूरोप के जितने भी मैकेनिज्म थे, वो सब यूनाइटेड किंगडम के ऊपर अप्लीकेबल हो गए। अब प्रॉब्लम यह है कि जो नॉर्दर्न आइलैंड नाम की टेरिटरी है, ये यूके का पार्ट है।
तो अब यूके नॉर्दर्न आयरलैंड से चीजें जब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में घुसेंगी और उनके ऊपर इतने सारे चेक्स लगाए जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बोला गया कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में हम कोई बॉर्डर नहीं रखेंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड की चीजें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जा सकती है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की चीजें नॉर्दर्न आयरलैंड में जा सकती हैं। आप कह सकते हो कि पूरे ब्रेग्जिट एग्रीमेंट में ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल एक एक्सेप्शन की तरह था कि भाई यूके के ऊपर तो कह दिया गया कि हाँ भाई आप ब्रेग्जिट हो गया है, आप यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गए हो, लेकिन यूके की ये वाली जो टेरिटरी थी नॉर्दर्न आयरलैंड, इसको कुछ एक्सेप्शंस दे दिए गए नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल के थ्रू। चूंकि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से चीजें नॉर्दर्न आयरलैंड में जा सकती हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड से चीजें रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जा सकती हैं। कोई चेक्स एंड बैलेंसेस इनके ऊपर नहीं होंगे, ताकि ये जो आयरिश लोग हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग ना हो जाए, टूट ना जाए। यहां तक चीजें ठीक थी, यूरोप भी खुश था और इंग्लैंड भी खुश था। लेकिन लेटेस्ट बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे देखने को मिली हैं। क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली? यहां पे देखो, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये आयरलैंड, और इधर आपको ओवरऑल एक बॉर्डर नजर आ रहा है। ये पर्टिकुलर जो मूवमेंट था ना इस तरफ से यहां पे, मतलब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से नॉर्दर्न आयरलैंड में, नॉर्दर्न आयरलैंड से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में, ये मूवमेंट यहां पे कांस्टेंट रखा गया ब्रेग्जिट के बाद भी। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि जब इंग्लैंड से चीजें निकल के पहुंच रही हैं नॉर्दर्न आइलैंड में, तो नॉर्दर्न आइलैंड के पोस्ट पोर्ट पे उनके ऊपर कुछ चेक्स लगाए जा रहे हैं। मतलब अब जो मीट, अब समझिए, ग्रेट ब्रिटेन अपने हिस्से नॉर्दर्न आइलैंड में तो चीजों को भेज ही सकता है ना, नॉर्दर्न आइलैंड तो यूके की टेरिटरी है, तो यूके के अंदर बनी हुई चीज नॉर्दर्न आइलैंड में तो पहुंच ही सकती है। हाँ, वो नॉर्दर्न आइलैंड से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में नहीं जा सकती, मतलब इधर नहीं जा सकती आयरलैंड में। तो अब इस कंटेक्स्ट में हुआ ये कि आप नॉर्दर्न आइलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में बॉर्डर नहीं लगा पाए, तो नॉर्दर्न आइलैंड के पोर्ट पे ही यूके की सामान की चेकिंग शुरू हो गई। जो भी मीट, एग, मेडिसिन यूके मेन लैंड से नॉर्दर्न आइलैंड में पहुंच रहा था, उसकी वहां चेकिंग होने लगी। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का बोलना है कि भैया हम तो यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, तो इंग्लैंड से जो चीज आ रही है वो हमारे यहां ना आ जाए, इसलिए हम नॉर्दर्न आइलैंड में ही ये सब चेक कराना चाहते हैं। तो यूके की सरकार को गुस्सा आ गया। यूके की सरकार ने बोला भाई क्या मजाक चल रहा है, हम तो फिर इस नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल को हटा देंगे। इस समय पे जो यूनियन पार्टी है, वो, जो अब आपको बता दूं, नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर यूनियन पार्टी है, वो यूनियन पार्टी बहुत हद तक प्रो यूके है। और एक नेशनलिस्ट पार्टी है आयरिश पार्टी, ये आयरिश पार्टी सेम फीन नेशनलिस्ट से भरी हुई है, ये बहुत हद तक एंटी यूके है। आगे आने वाले समय में आपको ऐसा भी डिसीजन देखने को मिल सकता है कि भाई आयरलैंड, मतलब नॉर्दर्न आयरलैंड ने यूके से एग्जिट कर दिया, मतलब वो यूके से बाहर निकल गया, ये भी हो सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि चीजें ग्राउंड लेवल पे उतनी बेहतर नजर आ नहीं रही हैं। तो अब नॉर्दर्न आइलैंड वाले यूके से आए हुए सामानों को चेक कर रहे हैं बॉर्डर्स पे, कस्टम्स पे, पोर्ट्स पे। अब यूके को गुस्सा आ गया। यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब बोल रहे हैं कि भाई क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग, हमने तो ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल इसलिए डाला था कि भाई नॉर्दर्न आयरलैंड का बेनिफिट हो सके, कुछ हद तक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का बेनिफिट हो सके, एक इनडायरेक्ट ट्रेड की विंडो यूरोपियन यूनियन के साथ खुली रहे। तो यूके के गुड्स नॉर्दर्न आयरलैंड जा सकते थे, नॉर्दर्न आयरलैंड से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जा सकते थे, बाकी यूरोप में जा सकते थे। यूरोप के गुड्स रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में आ सकते थे, वहां से नॉर्दर्न आयरलैंड जा सकते थे, यूके में आ सकते थे। अब क्या है कि नॉर्दर्न आयरलैंड के बॉर्डर पे ही यूके के गुड्स को चेक किया जाता है, जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट है। तो ये नहीं चल पाएगा। ये बात साफ साफ यहां पे बोरिस जॉनसन साहब ने किसको बता दी है? माइकल मार्टिन को बता दी, जो कि इस समय पे रिपब्लिक, ये जो नॉर्दर्न आइलैंड है, इसको लीड कर रहे हैं। 1998 का जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ था, जिसके चलते नॉर्दर्न आइलैंड में पीस आया था 30 साल के वायलेंस के बाद, इस पीस को मेंटेन करने के लिए ही नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल साइन हुआ था। बट नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल का मतलब यह नहीं है कि आप यूके के सामान को ही चेक करने लगोगे नॉर्दर्न आइलैंड में घुसते वक्त, जबकि नॉर्दर्न आइलैंड यूके का ही पार्ट है। तो ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिसरप्शन और एक प्रॉब्लम यहां पे आयरलैंड में होती नजर आ रही है। नॉर्दर्न आइलैंड अलग है, याद रखिएगा, फिर से बता दूं, ये पूरा मुद्दा ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हो रहा है। ज्योग्राफिकल कॉम्प्लेक्सिटी किस प्रकार से, एक मिनट दिखाता हूं आपको। ये नजर आ रहा है आपको नॉर्दर्न आइलैंड, दिस इज अ पार्ट ऑफ इंग्लैंड। यहां पे जो सामान इंग्लैंड से आ रहा था उसको काफी हद तक चेक किया जा रहा है। क्यों चेक किया जा रहा है? क्योंकि ये सामान आयरलैंड में घुस सकता है, और ये आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, और आयरलैंड से यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों में जा सकता है। तो इंग्लैंड से आए सामान को नॉर्दर्न आयरलैंड के पोर्ट पे ही चेक कर रहे हैं। बट इंग्लैंड को नाराजगी है कि नॉर्दर्न आयरलैंड तो इंग्लैंड का ही पार्ट है, तो हमारे सामान को हमारे ही देश में घुसने से चेक कर रहे हो, ये भाई प्रॉब्लमेटिक चीज है। और इसलिए इंग्लैंड ने यहां पे धमकी दी है कि ज्यादा बकवास करोगे तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल को ही रद्द कर देंगे, और अगर ये प्रोटोकॉल रद्द हो गया तो नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कट जाएंगे, और पुराना वायलेंस यहां पे लौट के आ सकता है।
देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आगे आने वाले समय में नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड से भी अलग हो जाए। वैसे भी इंग्लैंड अपने आप में बहुत छोटा है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम बनता है। स्कॉटलैंड में भी ये अक्सर कर सुनने में आता रहता है कि ये यूके के साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड में भी बवाल चल रहा है। लेट्स सी यूनाइटेड किंगडम कितने लंबे समय तक यूनाइटेड रह पाता है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आई। फिर अगली न्यूज, डेप्ट नॉर्म्स क्लाउड स्टेट बोरोइंग्स। देखिए, 2020-21 और 2021-22 इन दो फाइनेंशियल ईयर्स में स्टेट्स ने बहुत सारी ऑफ बजट बोरोइंग्स की हैं। ऑफ बजट बोरोइंग्स मतलब एक साल में जितना पैसा वो उधार उठा सकते थे, उससे ज्यादा पैसा उन्होंने उधार उठाया ड्यू टू सम कंपल्शंस कोविड-19, वो हम सब जानते हैं। लेकिन जो पैसा आपने एक्स्ट्रा उधार उठाया है, उसको आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको 2022-23 में। तो 2020-21 में जो एक्स्ट्रा पैसा उठाया था, 21-22 में जो एक्स्ट्रा पैसा उठाया था, वो एक्स्ट्रा पैसा 2022-23 में आपको करना है एडजस्ट। तो वो जो ऑफ बजट बायराइंग 2020-21 और 21-22 में हुई थी, उसको 22-23 में एडजस्ट करना है। मतलब जो स्टेट की बोरोइंग लिमिट है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर में, वो हो जाएगी कम। तो ये राज्यों के लिए थोड़ी मुश्किल बात है। 2022-23 में आईसीआरए ने यह बोला है कि प्रोबेबली 8.5 लाख करोड़ के लगभग, 8.4 लाख करोड़ टू बी प्रिसाइज, राज्य की सरकारें उधार उठा सकती हैं। दिस इज अप्रोक्सीमेटली 3.5% ऑफ जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन पहले के 2 सालों में जो जीएसडीपी के प्रोपोर्शन से ज्यादा पैसा उधार उठाया है, उसको इस बार चुकाना है, तो ओवरऑल बोरोइंग लिमिट यहां पे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। उसके साथ साथ जीएसटी की कंपनसेशन की पेमेंट भी यहां पे डिले हो रही है। तो कुल मिलाकर राज्य के फाइनेंसेस यहां पे थोड़े खतरे में आ सकते हैं। केंद्र की सरकार का साफ साफ बोलना है कि भैया, अगर राज्य की सरकारों की जो बोरोइंग लिमिट्स है वो ट्रांसपेरेंट होगी, तो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी यहां पे ज्यादा रहेगी, फाइनेंशियल एफिशिएंसी यहां पे ज्यादा रहेगी, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो अब अगर राज्यों की बोरोइंग लिमिट कम हो जाती है, तो ये राज्य पैसा कहां से लाएंगे? अगर नॉर्मल बोरोइंग से ये राज्य पैसा नहीं उठा सकते, तो ये राज्य क्या कर सकते हैं? तो वेज एंड मींस एडवांस के मैकेनिज्म से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठा सकते हैं। ओवरड्राफ्ट के मैकेनिज्म से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा उठा सकते हैं। फिर भाई स्टेट डेवलपमेंटल लोन्स को ये इशू कर सकते हैं। होता है ना कि एक स्टेट अपने सोवरेन बॉन्ड्स इशू करता है मार्केट में, उन सोवरेन बॉन्ड्स को लोग खरीदेंगे, और उसके चलते यहां पे आप कह लो कि राज्य की सरकारों को पैसा मिलेगा। अब ये जो स्टेट डेवलपमेंट लोन्स होते हैं, जो स्टेट के सोवरेन बॉन्ड्स होते हैं, लंबे समय के लिए इशू किए जाते हैं। कई बार बैंक भी ये पर्टिकुलर बॉन्ड्स खरीदती हैं लॉन्ग टर्म में, मतलब आप कह सकते हो बोरोइंग करती हैं। कौन? राज्य की सरकार है, और पैसा कौन देता है? बैंक के देती हैं, लोग खरीदते हैं। डिपेंड करता है कौन खरीदना चाह रहा है, कौन नहीं खरीदना चाह रहा है। तो अभी रिसेंटली जब स्टेट डेवलपमेंट लोन्स का ऑक्शन हुआ, हरियाणा और पंजाब ने 2,000 करोड़ रुपए उधार उठाया, जबकि इनका कोई भी प्लान नहीं था पैसा उठाने का। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र ने लगभग 500 करोड़ का लोन उठाया। कुछ ऐसे 8 राज्य थे जिनका प्लान था कि 6,300 करोड़ का लोन उठाएंगे थ्रू स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, लेकिन ओवरऑल उन्होंने उठाए नहीं। अब आप बोलोगे सर लोन लेने से मना किया, और अब आप कह रहे हो स्टेट डेवलपमेंट लोन ले रहे हैं। तो देखिए, समझिए, राज्य की सरकार बहुत जगहों से चीजें बोरो करती हैं। वर्ल्ड बैंक से करती हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से करती हैं, किसी प्राइवेट बैंक से करती हैं। वो उधार एक अलग बात है। यहां पे एक राज्य की सरकार अपना खुद का सोवरेन बॉन्ड इशू कर रही है, और उस सोवरेन बॉन्ड के थ्रू पैसा उठा रही। तो ये दोनों मैकेनिज्म अलग अलग हैं। सीधे सीधे मार्केट से जाके पैसा उधार उठा लेना, अब सीधे सीधे मार्केट से जाके आप पैसा उधार उठाओगे, और वो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकता है, तो उस केस में केंद्र की सरकार के कुछ आप कह सकते हो जो रिस्ट्रिक्शन है वो लागू होंगे। बट राज्य की सरकार अपने खुद के बॉन्ड मार्केट से इशू करके पैसा उठाए, तो वो अलाउड है। रीजन बीइंग कि यहां पे राज्य की सरकार की क्रेडिबिलिटी के हिसाब से इनके बॉन्ड्स को परचेज करेंगी बैंक के लोग, वगैरह वगैरह। समझ गए बात को? तो चूंकि यहां पे बोरोइंग लिमिट बहुत हद तक 2022-23 में राज्य की सरकार की कॉम्प्रोमाइज होने वाली, इसलिए राज्य की सरकार के पास लिमिटेड पैसा है मीन से पैसा उठाने का। एक तो वीज एंड मेज एडवांसेस ओवरड्राफ्ट टाइप की फैसिलिटी आरबीआई से, जो कुछ समय के लिए एक्स्ट्रा पैसा उठा लिया अपने टेम्परेरी मिसमैच को हटाने के लिए। और दूसरा स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, अपने ही सोवरेन बॉन्ड्स इशू कर दिए और उससे पैसा उठा लिया। और खुद के सोवरेन बॉन्ड्स तब अट्रैक्टिव होंगे बायर्स को, इन्वेस्टर्स को, जब स्टेट ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट कर रहा हो, जब स्टेट दूसरे देशों की, या कह लीजिए दूसरे स्टेट्स के इन्वेस्टर्स को अपने यहां बुला रहा हो धंधा स्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स में स्टेट रिफॉर्म इंप्लीमेंट कर रहा हो, तब जाके एक स्टेट के जो डेवलपमेंटल लोन्स है, जो सोवरेन बॉन्ड्स हैं, वो दूसरे इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव लगते हैं। जीएस पेपर 2 फंक्शंस एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ यूनियन स्टेट्स में न्यूज आपको काम आएगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मजा आया। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देखी जाइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, और हो सके तो ज्वाइन और सुपर थैंक्स बटन